नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो अभी जून माह में नेट का पेपर होने वाला है, उस पेपर के दृष्टिकोण से पीवाईक्यू क्वेश्चन तथा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है या महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो क्वेश्चन बनते हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो उससे पहले हमने देखा था कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? ये हमने उस पहले वाले वीडियो में देखा था। तो आज उसके बाद का प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? यानी आलोचनात्मक इतिहास जो रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित है, वह इसका जो इस किताब में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित किया गया है? यानी किस काल के साहित्य का वर्णन है इसमें, ऐसा प्रश्न है। तो इसमें जो है 693 से लेकर 1693, 693 से लेकर 1693 के बीच का ये साहित्य हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है। कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक, यानी हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है, उसका लेखक, इसके लेखक का नाम क्या है? रामकुमार वर्मा। ग्रंथ में संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि, यानी इन्होंने संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की जो अवधि है, उसका ही वर्णन किया है। उसकी अवधि क्या है? 693 से लेकर 1693 तक की अवधि को लिया है। डॉक्टर वर्मा जी ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में, यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कितने प्रकरणों में है? तो 7 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। इन्होंने, यानी रामकुमार वर्मा ने, किसको? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। स्वयं रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के पहले कवि है। हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 से स्वीकार किया है। यानी रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कहाँ से माना है? तो 693 से माना है, याद रखना। हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला प्रयास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे प्रथम जो प्रयास है, वह किसने किया है? फ्रेंच विद्वान गैरसादत तासी ने किया। यानी सबसे प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया है? जो गैरसादत तासी ये कहाँ के थे? तो फ्रेंच के थे। तासी के पुस्तक का नाम, अभी तासी के पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार तला लितरेत्रु एंदुई हिंदुस्तानी, ये गैरसादत तासी के ग्रंथ का नाम है, याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित सन 1952 में किया। यानी तासी ने जो ग्रंथ लिखा था, इस्तवार दला लितरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका फ्रेंच भाषा में इन्होंने ग्रंथ लिखा था। फिर इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया इसका हिंदी अनुवाद। कब किया? 1952 में। किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का इतिहास से किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का सर्वोच्च स्थान, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की बहुत लंबी श्रृंखला है। उस श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण किसका साहित्य इतिहास माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है। यानी रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, वह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, यानी किसके? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। कौन सा शीर्षक था प्रकाशित हुआ था तब? हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जंपव वाटा, किसने कहा है? यह किसने कहा है? तो यह जो है विद्यापति ने कहा हुआ है। अभी विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। देसिल बैना सब जन मीठा ते तैसन जंपव अवहटा, पंक्ति विद्यापति की है। पंक्ति का आशय है देशी भाषा बोलचाल की भाषा है। यानी इस पंक्ति का आशय क्या है, अर्थ क्या है? देशी जो भाषा है वह कौन सी है?
बोलचाल की भाषा है, सबको मीठी लगती है। यानी जो अपनी बोली है, अपनी मातृभाषा है, वो क्या है, सबको मीठी लगती है, अच्छी लगती है। इसमें वैसा ही अपभ्रंश देसी भाषा मिला हुआ है। जैसे मैं कहता हूँ, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को, यानी विभिन्न प्रचलित बोलचाल की जो भाषा है, उस भाषा को ही विद्यापति ने कहा, क्या कहा है, तो देशी भाषा कहा है, याद रखना। बालचंद्र बिजवाई भाषा दुहू न लगई दुजन हासा पंक्ति विद्यापति की है। देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं, यानी देवसेन कौन से ग्रंथकार थे, जैन ग्रंथकार थे। उन्होंने 933 में श्रावकाचार्य की रचना की है। वे यहाँ पर श्रावकाचार्य की रचना किसने की है, तो देवसेन ने की है, याद रखना। पुस्तक यानी जो श्रावकाचार्य पुस्तक है, वो क्या है, दोहों में बनाई थी, दोहों में लिखी हुई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जिन शासन भाषियेऊ सो मई कहियेऊ सारू, जो पाइल सई भाऊ करिसो सरी पावल पारू। ये है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की व्रजयान शाखा से निकला हुआ था। अभी यहाँ पर गोरखनाथ ने किस पंथ की स्थापना की है, नाथ पंथ की है। और वह नाथ पंथ कहाँ से उपजत हुआ था, तो बौद्धों की जो व्रजयान शाखा थी उससे निकला हुआ था। यहाँ पर ऐसे ही यह मुझे पीडीएफ इसलिए अच्छा लगता है कि एक प्रश्न का उत्तर हम पढ़ते हैं तो उसके आधार पर कहीं और कुछ जानकारी हमें मिलती है। तो गोरखनाथ का जो है नाथ पंथ था, उस नाथ पंथ में बौद्धों की, यानी उस नाथ पंथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, बौद्धों की जो व्रजयान शाखा थी उससे निकला हुआ था। नवलख पात्री आगे नाचो पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो खेले तब अंतरी बसे भंडारा। हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन। अभी हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है, हेमचंद्र का शब्दानुशासन सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध है। अन्य पुस्तक, अभी हेमचंद्र की अन्य पुस्तक कौन से है, कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदानुशासन और देशी नाममाला। देशी नाममाला ये क्या है, ये किसके ग्रंथ है, तो हेमचंद्र के, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किया है, यानी जो राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझाने का सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है, तो वह है कनुप्रिया। कनुप्रिया कनुप्रिया में राधा के प्रेम संवेदना के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किया है। इसका प्रकाशन सन 1959 है। कनुप्रिया पूर्वमान्य रूप में नहीं, यानी कनुप्रिया जो है पूर्वमान्य रूप में नहीं है, एक नए अर्थ में प्रबंध काव्य, यानी कनुप्रिया एक कौन सा काव्य है, प्रबंध काव्य है, गीति काव्य, खंड काव्य नहीं है, प्रबंध काव्य है, याद रखना। इसमें कृष्ण के साथ बीते राधा के तन्मय क्षणों की विभिन्न स्थितियों को रूप देना ही कवि को अभिप्रेत है, कोई कथा कहना नहीं। यह एक ऐसा प्रबंध काव्य है जो आधुनिक शिल्प और भावबोध दोनों को आत्मसात कर सका। इसमें कनुप्रिया अपनी संवेदनात्मक गहराई और शिल्प की ताजगी के कारण एक विशिष्ट उपलब्धि है। कौन सी रचना, कनुप्रिया। लोकायतन लोकायतन जो है 1964 में सुमित्रानंद पंत की कृति है, ये प्रबंध कृति। लोकायतन यह 1964 में प्रकाशित है। इसके लेखक कौन है, तो सुमित्रानंद पंत है, और ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है, याद रखना, जिसमें कवि ने भारतीय जीवन की स्वाधीनता के पहले और बाद की कथा गाई है। यानी लोकायतन में स्वाधीनता के पहले, यानी स्वतंत्रता के पहले का और बाद की कथा कही गई है, किस ग्रंथ में, लोकायतन में। और लोकायतन कितने खंडों में है, तो लोकायतन ग्रंथ यह 2 खंडों में है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद है आत्मजयी। आत्मजयी यह 1965 में प्रकाशित है, तो कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण, आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण, याद रखना। ये क्या है, एक प्रबंध कृति है। यह कंठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी किस पर आधारित है, तो जो कंठोपनिषद है उस पे नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। नरेश मेहता कृत संशय की एक रात। अभी नरेश मेहता की एक कृति है संशय की एक रात, वह 1962 में प्रकाशित है। राम के मन के संशय को चिन्हित किया है। राम के मन के संशय को किस रचना में चिन्हित किया गया है,
तो वह है संशय की एक रात। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं वन पाखी सुनो, बोलने दो चिड़ को, चैत्य उत्सवा, ये क्या है? तो यह नरेश मेहता की रचनाएं हैं। उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित डेढ़ हिंदी का टाट किस विधा की रचना है? यह डेढ़ हिंदी का टाट जो है उपन्यास विधा की रचना है। अभी उसकी अन्य रचनाएं देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की अन्य रचनाओं में अधकिला फूल 1907, धार्मिक अंधविश्वासों का कुपरिणाम दिखाए, यानी धार्मिक जो अंधविश्वास है उसका कुपरिणाम अयोध्या सिंह उपाध्याय की किस उपन्यास में हुआ है? तो अधकिला फूल में हुआ है, याद रखना, जो 1907 में प्रकाशित है। टेढ़ हिंदी का ठाठ 1999 इसकी इनकी अपेक्षाकृत प्रसिद्ध कृति है। डेढ़ हिंदी का ठाठ यह प्रसिद्ध कृति है। हरिओद जी का जन्म जो है 1865 में और मृत्यु 1947 में हुई है। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध एवं प्रख्यात कवि है। हरिओद किस काल के कवि है? तो द्विवेदी युग के है, याद रखना। साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे, यानी द्विवेदी नहीं, सॉरी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जो द्विवेदी युग थे उस युग के उपन्यासकार, आलोचक, इतिहासकार भी थे। इनके काव्य यानी हरिओद के अन्य काव्य कौन से है? प्रिय प्रवास 1914, पद्म प्रहसन 1925, चुपते चौपदे चौके चौपदे 1932, बोलचाल रस कलश तथा वैदेही वनवास 1740 प्रसिद्ध है। इनमें से प्रिय प्रवास जो है वह खड़ी बोली में लिखा प्रथम महाकाव्य है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। रस कलश की रचना ब्रज भाषा में हुई है, यानी रस कलश की रचना जो है वह ब्रज भाषा में हुई है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास की रचना खड़ी बोली में है। इनको कवि सम्राट यानी हरिओद को कवि सम्राट भी कहा जाता है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। ने मंगला प्रसाद पारितोषिक हरिओद को किस रचना पर मिला था? तो प्रिय प्रवास पर मिला था, याद रखना। इसी प्रकार चुपते चौपदे चौके चौपदे पर और बोलचाल मुहावरेदार भाषा में रचित है। चुपते चौपदे चौके चौपदे यह बोलचाल और मुहावरेदार भाषा में रचित पुस्तक है, याद रखना। आगे देखते हैं। चिट्टिया हो तो हर कोई बाछे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? चिट्टिया हो तो हर कोई बाछे यह फणीश्वर नाथ रेणु के चिट्ठियों का यानी पत्रों का संग्रह है, याद रखना। फणीश्वर नाथ रेणु, अभी ये विद्यानिवास मिश्र, ये इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। चिट्टिया हो तो हर कोई बाछे रेणु के पत्रों का संग्रह है। इसका संपादन भारत यायावर, यानी चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, इसका संपादन किसने किया है? तो भारत यायावर ने किया है, याद रखना। इसमें रेणु द्वारा कुल 65 पत्र, यानी चिट्टिया हो तो हर कोई बाचे, इसमें कितने पत्र संग्रहित है? तो 65 है, याद रखना। 65 है। व्यक्तियों को लिखे गए तरह तरह के पत्र रेणु जैसे संवेदनशील और प्रयोगधर्मी रचनाकार के जीवन संघर्ष के अंतरंग और विश्वसनीय दस्तावेज है। कृष्णदत्त पालीवाल ने पत्र संवाद आज्ञे और नंद किशोर आचार्य के पुराने नए लेखकों को अनगिनत पत्र लिखे हैं, यानी याद रखना यहाँ पर कृष्णदत्त पालीवाल ने क्या है? पत्र संवाद आज्ञे और नंद किशोर आचार्य के पुराने नए लेखकों को अनगिनत पत्र लिखे हैं। आज्ञे के पत्र का संपादन डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया, यानी आज्ञे के पत्रों का संपादन किसने किया है? आज्ञे के पत्र का संपादन किसने किया है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने किया है, याद रखना। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार है। विद्यानिवास मिश्र कौन है? तो ललित निबंधकार है। इनके ललित निबंधों में तुम चंदन हम पानी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, चितवन की छा उल्लेखनीय है। नागार्जुन के पत्रों 1987 का संपादन नरेंद्र कोहली ने किया। नागार्जुन के पत्रों साहित्य का संपादन किसने किया है? तो नरेंद्र कोहली ने किया है। पत्र साहित्य हिंदी गद्य की नवीनतम विधाओं में से सबसे कम समृद्ध है, यानी नवीनतम विधाओं में पत्र साहित्य यह गिना जाता है और यह सबसे कम समृद्ध हुई विधा है। पत्र लेखन तो लिखने की कला है, कला के आविष्कार के साथ ही आरंभ हुआ होगा,
किंतु साहित्य की एक मूल्यवान विधा मानकर प्रकाशित करने और उनके कला रूप का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति सर्वथा नहीं है। यानी फिर भी जैसे शुरुआती दौर में संदेश वहन के लिए पत्र का ही उपयोग किया गया, लेकिन उसमें साहित्यिक क्षेत्र में पत्र साहित्य की उतना विकास नहीं हुआ है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका मानना है? यानी यहाँ पर ये किसका है? तो यह साहित्य शास्त्र से क्वेश्चन है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों से ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका मानना है? तो यह जो है भट्ट ललोट का मानना है। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह मत भट्ट ललोट का है। इस वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र में मिलता है। यानी सबसे प्रथम निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। किस ग्रंथ में किया है? तो रस सूत्र ग्रंथ में किया है, याद रखना। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति भरत मुनि के प्रवर्ती आचार्यों में रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक व दार्शनिक आधार निम्न है। भाई भट्ट ललोट का सिद्धांत कौन सा है और मीमांसा है, मतलब उनका दर्शन कौन सा है। यहाँ पर आचार्य यानी ये आचार्य कौन से आचार्य ने कौन सा सिद्धांत स्थापित किया और वह उनका दार्शनिक मत क्या था। भट्ट ललोट का उत्पत्ति या आरोपवाद है। भट्ट ललोट यह कौन से किस सिद्धांत के स्थापक है? तो भट्ट ललोट का उत्पत्ति या आरोपवाद है। यह मीमांसा दर्शन, भट्ट ललोट मीमांसा दर्शन, ये कभी कभी मिलान करने में परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखना। भट्ट ललोट उत्पत्ति या आरोपवाद सिद्धांत है और यह मीमांसा दर्शन से संबंधित है। शंकु की यह अनुमतिवाद, शंकु का कौन सा सिद्धांत है? तो अनुमतिवाद है और यह न्याय दर्शन पर आधारित है, याद रखना। शंकु न्याय दर्शन और अनुमतिवाद। उसके बाद भट्टनायक भुक्ति या भोगवाद साक्य दर्शन, यानी भट्टनायक यह भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत के संस्थापक है और यह साक्य दर्शन से संबंधित है, याद रखना। फिर आते हैं अभिनव गुप्त यह अभिव्यक्तिवाद के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अभिनव गुप्त है और यह जो है यह शैव दर्शन से मानते हैं। आचार्य भट्ट ललोट को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है। यानी भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? तो आचार्य भट्ट ललोट है, याद रखना। भरत मुनि के रस सूत्रों के प्रथम व्याख्याता कौन है? तो भट्ट ललोट है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आचार्य शंकु के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की अस्तित्व मानकर रस का अनुमान करते हैं। भट्ट ललोट के उत्पत्तिवाद आरोपवाद में, यानी भट्ट ललोट का कौन सा वाद है? सिद्धांत है आरोपवाद तथा उत्पत्तिवाद में रस के मुख्य रूप से अनुकार्य वास्तविक रामादि में रहता है और गौण रूप में नट में बन जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उनके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? यानी आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के कितने भेद यानी कितने रूपों को ध्यान में रखते हुए कितने भेद बताए हैं? तो उन्होंने 27 भेद, यानी आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उनके विशालतम यानी छोटे में से छोटे और बड़े में से बड़े केवल 27 रूप आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के माने हैं। उसका विश्लेषण देखते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव से लेकर उनके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के 27 भेद निर्धारित किए हैं। यानी काव्य के 27 भेद किसने निर्धारित किए हैं? आचार्य क्षेमेंद्र ने किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? 27 किए हैं। ऐसे घुमा फिरा के प्रश्न आता है। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य मत का प्रतिपादन
कर उसे काव्य के प्राण रूप में प्रतिष्ठित किया। उनका कथन है, यानी आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य मत का प्रतिपादन किया, यानी औचित्य मत का प्रतिपादन तथा स्थापन किसने किया? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने किया, याद रखना। अभी उनका कथन क्या है? अलंकारा स्थूलालंकारा गुणा एवं गुणा सदा औचित्य रस सिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम। इससे स्पष्ट होता है कि अलंकार और गुण तो अलग तत्व है, यानी अलंकार और गुण क्या है? अलग है, विभक्त है। पर रस सिद्धि काव्य की स्थिरता औचित्य तत्व पर ही निर्भर करती है, यानी रस जो है काव्य सिद्धि, यानी क्या कहते हैं यहाँ, इसका अर्थ क्या है उपयुक्त पंक्ति का? तो इसमें स्पष्ट होता है कि अलंकार और गुण तो दोनों अलग तत्व है, अलंकार और गुण क्या है? अलग है। पर रस सिद्धि काव्य की स्थिरता औचित्य तत्व पर निर्भर है, यानी रस सिद्धि क्या है? रस सिद्धि जो है वह काव्य की स्थिरता और औचित्य तत्व पर ही निर्भर करती है। अंत औचित्य प्राण है। औचित्य क्या है? काव्य का औचित्य क्या है? प्राण है। जब शरीर में प्राण है तभी अलंकारों और गुणों की शोभा टिकती है तथा उसमें रस का संचार हो सकता है। यानी अलंकार, शोभा, यह गुण कब है? जब तक शरीर में प्राण है तब तक ही। इसका कहने का अर्थ है कि जब तक काव्य में अलंकार है तभी वह जीवित है, संचार हो सकता है। पर प्राणों से रहित होकर उनमें उपर्युक्त कोई भी विशेषता नहीं रह सकती जाती है। क्षेमेंद्र के विचार से औचित्य के भेद है, यानी क्षेमेंद्र ने औचित्य के भेद 27 जो औचित्य के भेद माने हैं वह भेद नहीं, कौन कौन से है? क्षेमेंद्र ने के विचार से औचित्य के भेद कौन से है? पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निष्पात, काल, देश, कुल, वृत्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष के औचित्य संयोग रूप। ये क्या है? औचित्य के यह भेद किसने माने हैं? तो क्षेमेंद्र ने माने हैं, याद रखना। फिर एक बार पढ़ते हैं ताकि याद आ जाए, याद रह जाए। पहला कौन सा है क्षेमेंद्र ने औचित्य के भेदों में? पद, वाक्य, प्रबंध, पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, पद, वाक्य, प्रबंध, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, पद, प्रबंध, पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निष्पात, काल, देश, कुल, वृत्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष के औचित्य संयोग रूप। ये क्या है? ये क्षेमेंद्र ने माने हुए औचित्य के भेद है, याद रखना, परीक्षा में पूछे जा सकता है। थोड़ा तबीयत खराब है। मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। अभी मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? तो वह तो है पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है। मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहा जाता है? पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है। मूल धातु से संबंधित वक्रता को पद पूर्वार्ध वक्रता कहा जाता है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के जो 6 भेद माने हैं, यानी आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? 6 भेद माने हैं, याद रखना। वक्र विन्यास, वह 6 भेद कौन से हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं और वो 6 भेद कौन से हैं? वर्ण विन्यास, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये किसने? वह कुंतक ने, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के जो भेद है माने हैं, कौन से? 6 माने। कौन से? वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये 6 बताए हैं, लेकिन यहाँ पर तो 5 ही दिए हैं। ये वर्ण एक होगा। फिर पद पूर्वार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता क्या है यह देखते हैं। यह पद वक्रता का एक रूप है। पद वक्रता में व्याकरण संबंधी प्रयोगों में चमत्कार आता है, यानी पद वक्रता में क्या होता है? तो पद वक्रता में व्याकरण संबंधी जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें चमत्कार आता है।
इस पूर्वार्ध वक्रता के 10 रूप माने जाते हैं। अभी पूर्वार्ध वक्रता के कितने रूप है? तो 10 रूप है, याद रखना। क्रिया के प्रयोग में जहां पर चमत्कार हो वहां पर क्रिया वक्रता होती है। यह वक्रता धातु रूप प्रयोगों पर आश्रित है। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भुवन हसे, देन कहे निट जाए। अभी यहाँ पर वर्ण विन्यास वक्रता क्या है यह देखते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों के इस प्रकार का संगठन आता है जिससे चमत्कार उत्पन्न हो सके। इसके अंतर्गत शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, विभिन्न वक्रतीयों, शब्द गुणों का समावेश है। उसके बाद देखते हैं पद परार्ध वक्रता। इसके अंतर्गत पद के परार्थ में प्रकट विशेषताओं का संकेत है। यह वक्रोक्ति काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपग्रह, प्रत्यय तथा पद वक्रता के रूप में अभिव्यक्त होती है। और एक प्रश्न देखेंगे और रुकेंगे। वाक्य वक्रता के अंतर्गत उदार और सुंदर वस्तु का वर्णन, सुंदर और रमणीय वर्णन आता है। इसमें एक प्रकार का वर्णन तो स्वाभाविक होता है जिसे शोभा वक्रोक्ति के रूप में कहा जाता है, और दूसरा कवि की सहज और आहर्त प्रतिभा द्वारा अलौकिक या विलक्षण वर्णन होता है। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आगे का लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? यानी लिरिकल बैलेट्स यह किन दो कवियों के कविताओं का संग्रह है? तो यह जो है वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज, इन दोनों दो कवियों के कविताओं का संग्रह, उसका नाम क्या है? लिरिकल बैलेट्स। इसकी जो भूमिका थी वह भूमिका भी देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। लिरिकल बैलेट्स 1798 में वर्ड्सवर्थ एवं कॉलरिज की कविताओं का संग्रह है। वर्ड्सवर्थ 1795 में कॉलरिज के मित्र बने थे। यानी वर्ड्सवर्थ कॉलरिज के मित्र कब बने थे? 1795 में बने थे। और उनके सहलेखन में लिरिकल बैलेट्स नामक कविताओं का प्रथम संग्रह संस्मरण, यानी लिरिकल बैलेट्स का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो 1798 में हुआ। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र कहा जाता है, माना जाता है। यानी किस ग्रंथ को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है? तो लिरिकल बैलेट्स को माना जाता है, याद रखना। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्मरण प्रकाशित हुए। यानी लिरिकल बैलेट्स इसके कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं, कितनी आवृत्तियां निकली है? तो 4 निकली है, याद रखना। अभी उनकी भूमिकाओं को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है। यानी वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल किसको माना जाता है? तो लिरिकल बैलेट्स के जो 4 संस्करण की भूमिका है, उन भूमिका को ही वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम संस्करण जो है वह लिरिकल बैलेट्स का प्रथम संस्करण 1798 में हुआ, और उसके भूमिका का शीर्षक क्या था? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट यह लिरिकल बैलेट्स के कितवें संस्करण के या कौन से संस्करण की भूमिका का शीर्षक है? तो प्रथम, याद रखना। और प्रथम संस्करण कब निकला था? तो 1798 में निकला था। सिर्फ पहला ही याद रखना, बाकी एक ही है, प्रीफरेंस प्रीफरेंस प्रीफरेंस, प्रीफेस प्रीफेस प्रीफेस, ये सिर्फ पहला ही ये है, याद रखना। प्रथम संस्करण का नाम क्या है? एडवर्टीजमेंट। प्रथम संस्करण 1798। दूसरा कब निकला? 1800 में निकला, उसका शीर्षक क्या है? प्रीफरेंस। तृतीय 1802 में निकला और इसका भी भूमिका का शीर्षक है प्रीफरेंस। और चतुर्थ 1815 में निकला और इसका भी शीर्षक है प्रीफरेंस, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, और ऐसे ही निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।